नमस्कार साथियों, आज हम लोग जनरल साइंस से काफ़ी महत्वपूर्ण 40 प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ये मैराथन क्लास की क्लास नंबर 9 है। इससे पहले भी आज क्लास हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, नेविगेशन लाइन न्यूक्लियर फ्यूजन जो है किस पर आधारित है? हल्के नाभिकों का संयुक्त होना, भारी नाभिकों का टूटना, इलेक्ट्रॉनों का विच्छेदन, प्रकाश का विसरण। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है हल्के नाभिकों के संयुक्त होने पर आधारित है। इसमें छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं जो बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। भारी नाभिकों का टूटना जो है ये नाभिकीय विखंडन है। प्रकाश का विसरण जो है यह वायुमंडल में धूल के कणों की वजह से होता है। विसरण का मतलब होता है कि किसी पदार्थ के कण जो है उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। यह एक जो है अपरिवर्तनीय क्रिया है। देखते हैं अगला प्रश्न। कैंसर का इलाज करने में किस प्रकार की किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर का इलाज करने में आप सभी को पता है कि गामा किरणें का प्रयोग किया जाता है। और गामा किरण की खोज जो है फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री पॉल विलार्ड ने साल 1900 ईस्वी में किया था। गामा किरणें का उपयोग जो कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है क्योंकि ये घातक कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। पराबैंगनी किरणें के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इसका खोज जो है भौतिक वैज्ञानिक जोहान विल्हेम रिटर ने साल 1801 ईस्वी में किया था। एक्सरे किरण के बारे में जान लेते हैं। तो एक्सरे किरण का खोज जर्मन भौतिक वैज्ञानिक विल्हेम कनराड रोएंटजन ने साल 1895 ईस्वी में किया था। और माइक्रोवेव का खोज इसका जो आविष्कार हुआ था 1940 ईस्वी में जॉन रैडल और हैरी बूट ने किया था। वहीं आपसे अगर पूछ दे कि माइक्रोवेव ओवल का आविष्कार किसने किया था, तो ये एक अमेरिकी इंजीनियर थे, पर्सी स्पेंसर ने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है जो शरीर के कुल भार का लगभग 65% होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। कार्बन जो है इसका परमाणु क्रमांक यह आवर्त सारणी में यह 14 मतलब कि यह तत्व समूह में 14 का सदस्य है। और कार्बन का लैटिन शब्द जो है कार्बो से लिया गया है जिसका अर्थ होता है कोयला। नाइट्रोजन आप सभी को पता ही है कि वायुमंडल में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा गैस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वनस्पति तेल को घी में बदलने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, उच्च ताप पर पिघलना, हाइड्रोजनीकरण। तो वनस्पति तेल को घी में बदलने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। वाष्पीकरण जो है यह किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने की परिवर्तन को वाष्पीकरण कहते हैं। और क्रिस्टलीकरण जो है जो किसी पिघले हुए पदार्थ या गैस के चरण से सीधे उसको ठोस में लाने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। उच्च ताप पर पिघलने का मतलब है कि कोई ठोस पदार्थ जो है वो गर्मी लगने पर द्रव में बदल जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किससे बना हुआ है? तो पृथ्वी का वायुमंडल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना हुआ है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, जिसमें नाइट्रोजन लगभग 78% और ऑक्सीजन 21% के करीब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत। तो रक्त में शर्करा का स्तर का जो नियंत्रित करती है वह अग्नाशय ग्रंथि करती है। अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करती है जिससे रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित रहता है। थायराइड जो है यह गर्दन के सामने स्थित एक तितली आकार की ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा भी है और यह हार्मोन बनाती है। अधिवृक्क जो है यह हार्मोन उत्पन्न करती है और यह आपके प्रतिरक्षा प्रणाली, रक्तचाप, तनाव के प्रतिक्रिया और अन्य आवश्यक कार्यों को विनियमित करने में मदद करती है। यकृत जो है जिसे लीवर भी कहते हैं, यह हमारे शरीर में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक है?
पैरासीटामोल, पेनिसिलिन, एस्पिरिन, इब्रूप्रोफेन। तो आपका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया जनित संक्रमण का इलाज करने में सहायक होता है। पैरासीटामोल एक दवा है जिसका उपयोग हम लोग मध्यम दर्द के लिए करते हैं। वहीं एस्पिरिन के बारे में जान लेते हैं। तो एस्पिरिन इसे एसिटाइल सैलिसाइलिडिक एसिड भी कहते हैं। यह एक औषधि है जो अक्सर हल्के दर्द से छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक के रूप में दिया जाता है। इबुप्रोफेन के बारे में देख लेते हैं। तो इबुप्रोफेन एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है जिसका उपयोग विभिन्न स्थितियों के प्रबंधन के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की सतह पर जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? पृथ्वी की सतह पर जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? नदियाँ, महासागर, झीलें, भूमिगत जल। तो आपका आंसर हो जाएगा महासागर। महासागर जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा जल का स्रोत है जो कुल जल का लगभग 97% समेटे हुए है। हृदय की धड़कन की दर को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? हृदय की धड़कन की दर को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्टेटोस्कोप। स्टेटोस्कोप का उपयोग हृदय की धड़कन सुनने के लिए किया जाता है। वहीं थर्मामीटर के बारे में देख लेते हैं। तो इसका आविष्कार 1714 ईस्वी में हुआ था। जो वैज्ञानिक का नाम था ग्रेबियल फारेनहाइट ने किया था। इसे बुखार उखार मापा जाता है, शरीर का मतलब तापमान मापा जाता है। स्पाइगोमैनोमीटर के बारे में जान लेते हैं। तो यह रक्तचाप को मापने वाला एक उपकरण है जिसे ब्लड प्रेशर मॉनिटर या ब्लड प्रेशर गेज भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तांबा का उपयोग विद्युत तारों में क्यों किया जाता है? तांबा का उपयोग विद्युत तारों में क्यों किया जाता है? क्योंकि यह सस्ता होता है, या हल्का होता है, या अच्छा संवाहक होता है, या सुंदर दिखता है। तो तांबा का उपयोग जो है विद्युत तारों में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह एक अच्छा संवाहक होता है जो बिजली के अच्छे से संचालन करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिप्थीरिया एक प्रकार का कौन सा रोग है? डिप्थीरिया जो है एक प्रकार का कौन सा रोग है? बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, कवकी है। तो डिप्थीरिया जो है एक प्रकार का बैक्टीरियल रोग है जो कंठनाल को प्रभावित कर देता है। ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक जो है O है। इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। O2 जो है और ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए की संरचना का मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? डार्विन और लामार्क, वाटसन और क्रिक, मेंडल और वान बेयर, हर्शे और चेस। तो डीएनए की संरचना का मॉडल जो है वो वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन। तो बायोगैस का प्रमुख घटक जो है वो मीथेन होता है। बायोगैस में मीथेन उच्चतम अनुपात में होता है जो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। पीत ज्वर येलो फीवर का कारण क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कोअप। तो येलो फीवर का जो कारक है वह वायरस है। यह एक विषाणु जनित रोग है जो मच्छर के काटने से फैलता है। प्रोटोजोआ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये परजीवी मनुष्यों और जानवरों को संक्रमित कर सकते हैं जिसमें दस्त, मलेरिया और नींद की बीमारी जैसे कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं मतलब WBC के बारे में पूछ रहा है। व्हाइट ब्लड सेल्स भी जिसे कहते हैं, उसका कार्य क्या होता है? तो उसका कार्य जो होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना होता है। WBC जो है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली का हिस्सा होती है और संक्रमण से लड़ने में जो सहायता करती है। ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो हीमोग्लोबिन करता है। पाचन में सहायता आपको पता है ये लीवर करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाचन तंत्र में अम्लीय वातावरण पैदा करता है मतलब पाचन तंत्र में अम्लीय वातावरण कौन पैदा करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो पाचन तंत्र में अम्लीय वातावरण जो पैदा करता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। इसका सूत्र जो होता है वो HCl होता है जो अम्लीय वातावरण में पाचन का सहायक होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है जिसे
कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि विक्ट्रियल का तेल या बैटरी एसिड, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2SO4 होता है। नाइट्रिक एसिड के बारे में जान लेते हैं। तो नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल जो होम्योपैथिक दवाइयों बनाने के लिए किया जाता है, और इसका नाइट्रिक एसिड का जो पीएच मान होता है वो 3.01 होता है, और इसका सूत्र जो होता है वो HNO3 होता है। एसिटिक अम्ल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो एसिटिक एसिड का इस्तेमाल बाहरी कान के संक्रमण जैसे तैराकी के कान के इलाज के लिए किया जाता है। यह अम्लीय, रंगहीन, तरल और कार्बन यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र भी आप देख लेते हैं। तो CH3COOH होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा तत्व दंत मज्जा टूथ इनेमल का मुख्य घटक होता है? कैल्शियम, लोहा, जिंक, पोटेशियम। तो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम फास्फोरेट जो है वो दंत मज्जा में मुख्यतः पाया जाता है, जो इसे कठोरता प्रदान करता है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, जोसेफ लिस्टर। तो पेंसिलिन की खोज जो की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जो एक एंटीबायोटिक की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पेंसिलिन जो एक एंटीबायोटिक भी है। लुई पास्चर रैबिट टीके की खोज किए थे। जोसेफ लिस्टर जो इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक इन्हें माना जाता है, जोसेफ लिस्टर को। कौन सी धातु मानव शरीर में पाई जाती है और रक्त का निर्माण करती है? तांबा, सोना, लोहा, चांदी। कौन सी धातु मानव शरीर में पाई जाती है? तो लोहा। लोहा जो है रक्त के हीमोग्लोबिन में होता है, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का भूमध्य रेखा का व्यास कितने किलोमीटर का होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 12,742 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कैल्शियम की कमी से आप सभी को पता है रिकेटस रोग होता है, जिसमें क्या होता है कि हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। एनीमिया रोग जो है वो विटामिन B12 की कमी से होता है, और स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है, और बेरी जो है यह विटामिन B1 की कमी से होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि की तरंगों का प्रकार क्या होता है? ध्वनि की तरंगों के प्रकार क्या होता है? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, जटिल, रेडियल। तो ध्वनि की तरंगों का प्रकार जो होता है वो अनुदैर्घ्य होता है, जिसमें कण ध्वनि के संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। वसा का पाचन मुख्य रूप से किस अंग में होता है? पेट, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो वसा का पाचन जो मुख्य रूप से वह छोटी आंत में होता है, जहाँ पित्त और एंजाइम इसे तोड़ते हैं। यकृत, लीवर जो पाचन में सहायक होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन का पाचन मानव शरीर में कहाँ शुरू होता है? प्रोटीन का जो पाचन है वो मानव शरीर में कहाँ शुरू होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पेट। प्रोटीन का पाचन जो पेट में शुरू होता है, जहाँ पेप्सिन एंजाइम इसे तोड़ता है। ब्रिक, जिसे किडनी भी कहते हैं, का कार्य क्या है? रक्त में ऑक्सीजन का संचार करना, पाचन तंत्र का संचालन, विषाक्त पदार्थों का निस्पंदन, रक्त संचार का निर्माण करना। तो किडनी का जो कार्य है वह विषाक्त मतलब विषैले और अपशिष्ट पदार्थों को ये निकालने का कार्य करता है। पौधों में लैजिक एसिड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पौधों में जो है लैजिक एसिड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऊर्जा उत्पादन, जड़ बढ़ाने, बीज के अंकुरण, प्रकाश संश्लेषण। तो पौधों में लैजिक एसिड का जो प्रयोग है वह ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। लैजिक एसिड जो होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण पौधों में ऊर्जा उत्पादन के लिए एक माध्यमिक विकल्प है। कोशिका की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? कोशिका की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ATP, DNA, RNA, RBD। तो आपका आंसर हो जाएगा ATP। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा की कोशिकाओं में संग्रहित रहता है। हृदय की धड़कन की दर को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? हृदय की धड़कन की दर को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? मस्तिष्क, प्लीहा, अग्नाशय, ब्रिक। तो हृदय की धड़कन की दर को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क होता है। विशेषकर मेंडुला ऑब्लिंगाटा के द्वारा हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाता है। प्रकाश के अपवर्तन का सिद्धांत किस पर आधारित है? गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, प्रकाश के द्वैत सिद्धांत, वेग संरक्षण का सिद्धांत। तो प्रकाश के अपवर्तन का सिद्धांत जो है वह प्रकाश के
द्वैत सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाश के अपवर्तन का सिद्धांत इस पर आधारित है, किस पर? प्रकाश के द्वैत सिद्धांत पर, जो कि प्रकाश के दो माध्यमों के बीच की सीमा पर दिशा बदलता है। कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? काफ़ी बार ये परीक्षा में पूछ चुका है। अग्नाशय, यकृत, प्यूटरिटी, अधिवृक्क। तो आप सभी को ये पता ही है कि प्यूटरिटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करती है। ऊर्जा के रूपांतरण का नियम क्या कहलाता है? ऊर्जा के रूपांतरण का नियम क्या कहलाता है? संरक्षण का नियम, ऊर्जा का सिद्धांत, सक्रिय का सिद्धांत, संक्रिय का सिद्धांत, ऊर्जा का अपवर्तन। तो ऊर्जा का रूपांतरण जो नियम है वह संरक्षण का नियम कहलाता है। इसमें न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जाता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? आप सभी बताइए। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप जो है वह हीरा है, जो सबसे शुद्ध और कठोर रूप है इसका। रक्त में पीत का निर्माण किस अंग में होता है? अग्नाशय, पित्ताशय, अमाशय, यकृत। तो रक्त में पीत का निर्माण जो होता है वह यकृत में होता है, जिसे लीवर भी कहते हैं, और ये पाचन में सहायक होता है। तांबे के तार में धारा किसके कारण बहती है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह, प्रोटॉन के प्रवाह, न्यूट्रॉन के प्रवाह, परमाणु के प्रवाह। तो तांबे के तार में धारा जो है वह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण बहती है। एसिड रेन किससे बना होता है? एसिड रेन जो है वह किससे बना होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो एसिड रेन जो होता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से बना होता है, जिससे एसिड रेन का निर्माण होता है। इसी से एसिड रेन का निर्माण होता है। सामान्य रक्तचाप की मानक रेंज क्या है? ये तो सभी लोगों को पता है। ये सामान्य रक्तचाप की मानक रेंज क्या है? 120 बाई 80 mmHg। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूध से क्रीम अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध से क्रीम, जिसे अध्यात्म में घी भी कहा जाता है, वो अलग करने की प्रक्रिया जो है वह क्या कहलाती है? तो वह अपकेंद्रण कहलाती है। इसमें क्या होता है कि दूध को तेज़ी से घुमाया जाता है, जिससे घी जो है वह अलग हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो हीमोग्लोबिन करता है। इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC आप सभी को पता है, जिसे वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। प्लाज्मा जो है वो हमारे ब्लड का लगभग 55% होता है। और एक स्वस्थ मनुष्य में प्लेटलेट्स की संख्या जो 2.5 लाख से 3 लाख के बीच होनी चाहिए। देखते हैं आज का अंतिम सवाल। पर्यावरण में अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? पर्यावरण में जो अम्लीय वर्षा होता है उसका मुख्य कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।